हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव, और हमने कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जब कोई धारा किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होगी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, और कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये भी हमने सीखा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने 3 सूत्र पढ़े थे। उत्पन्न ऊष्मा का मान VIT, V²/R/T या I²RT। ठीक है, ये 3 हमने ऊष्मा के सूत्र पढ़े थे। एक ही सूत्र से आए, यानी कि सब एक ही बात है। आप कैसे भी सॉल्व करें तो आंसर तो आ ही जाएगा, राइट। बट फिर भी हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है कि जब किसी विद्युत युक्ति में I धारा प्रवाहित हो रही हो और वो विद्युत युक्ति V विभव के स्रोत से जुड़ी हो, तब कौन सा सूत्र काम मिलेंगे? H ऊष्मा H इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी। यस, यदि किसी युक्ति का प्रतिरोध R है या कोई प्रतिरोध R है, उसको किसी V विभव के स्रोत पे जोड़ा गया है, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? V²/R इंटू टी। तब ये सूत्र काम मिलेंगे। R प्रतिरोध की विद्युत युक्ति में या R प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही हो T समय के लिए, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? I²R इंटू टी। यस, तो ये हमने कुछ पिछली क्लास का रिवीजन किया। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि R प्रतिरोध की 2 कुंडलियां श्रेणी क्रम में V विभव के स्रोत से जुड़ी हो तो T समय में H ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है? ये भी R प्रतिरोध की कुंडली, ये भी R प्रतिरोध की कुंडली, और इनको किसी V विभव के स्रोत से जोड़ा गया है, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? H इक्वल्स टू, आपको लिखना चाहिए V²/R इक्विवेलेंट इंटू टी। यस, अब इसमें V² तो ठीक है, R इक्विवेलेंट, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2R। तो आप ऊष्मा को लिखेंगे H इक्वल्स टू V²/2R इंटू टी। ये आपके पास हो गई एक इक्वेशन नंबर 1। यस, ओके। अब आगे प्रश्न कहता है, यदि इन दोनों प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और उसी स्रोत से जोड़ दिया जाए, तो समान समय में यानी कि T समय में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये पूछा जा रहा है। तो क्या कहेंगे? देखो, ये एक प्रतिरोध कैपिटल R, ये एक और प्रतिरोध, ये भी कैपिटल R, इन दोनों को जोड़ा गया किसी स्रोत से, वही V विभव के स्रोत से जोड़ा गया। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2। इतना तो आप जानते ही हैं। 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R प्लस 1/R, यानी कि 2/R का उल्टा, यानी कि R/2। यस, तो इस केस में आप उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहेंगे? H' बोल देता हूं। क्या लिखेंगे? V²/R इक्विवेलेंट इंटू टी, H' इक्वल्स टू आप क्या कहेंगे? V²/R इक्विवेलेंट को कह रहे हैं R/2 इंटू स्मॉल टी, तो ऊष्मा H' इक्वल्स टू 2 V²/R इंटू स्मॉल टी। यस, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में, अच्छा एक काम करो, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट ये तरीका क्या? ऐसा लिखो, H' आप यहां तो लिख दो 4, यहां लिखो V²/2R इंटू स्मॉल टी। इसी को लिखा है 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करके। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से ये आपके पास ये क्या है? ये H की वैल्यू है, तो आपके पास आंसर आ गया H' इक्वल्स टू 4H। इतनी ऊष्मा आपके पास उत्पन्न होगी। 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी स्रोत से जोड़ा था तो ऊष्मा H थी, और दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर उसी स्रोत में जोड़ दिया गया है तो उतने ही समय में 4 गुना ऊष्मा उत्पन्न हो गई। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, चलिए, ये एक क्वेश्चन किया, हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ प्रतिरोधों का संयोजन दे रखा है। इसको कहा जा रहा है प्रतिरोध R1, राइट, ये है R2, ये R3। तो ये 3 प्रतिरोधों का संयोजन है, किसी स्रोत से जुड़े हुए हैं। प्रश्न कहता है, यदि R3 प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 कैलोरी है, यदि R3 में यानी कि 10 ओम के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 कैलोरी है,
तो R1 और R2 में उत्पन्न ऊष्माओं के मान क्या होंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मैं पहले तो सबसे पहले इसमें अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर धारा आई जा रही है तो यहां से वापस आई धारा बैटरी में आ रही है, इसका मतलब बैटरी के धनात्मक सिरे से कितनी धारा निकल रही है, आई धारा। तो यहां पे भी धारा कितनी है, आई। ये आई धारा दो भागों में डिवाइड हो गई है, इसमें धारा को मान लेता हूं I1 और इसमें धारा को मान लेता हूं I2। यस, ये बात तो क्लियर है। जो धारा आई यहां पर वो इन दोनों में डिवाइड हुई थी। यस, और ये दोनों प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों में जो धारा होती है वो धारा उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यस और नो। चलिए पहले तो इस प्रतिरोध के बारे में बात करो। इसमें उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा I² इंटू R3 इंटू T। यस, ऊष्मा का मान दे रखा 10 कैलोरी इक्वल्स टू I² इंटू R3 की वैल्यू 10 ओम इंटू T। तो इससे आपके पास I² इंटू T की जो वैल्यू आई वो 10/10 यानी कि 1 कैलोरी प्रति ओम। ये आपके पास I² इंटू T का मान आ गया। बोलिए बात क्लियर है। यस, अब आगे की बात करो। अब मैं कहता हूं कि मुझे प्रतिरोध 6 ओम में भी ऊष्मा और 4 ओम में भी ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो पहले उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान इस धारा I के रूप में निकाल लो। धारा विभाजित हुई है तो अब दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी वो उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होगी। धारा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 बटे R1। R2 की वैल्यू ये है R2 कितना है 4 ओम, R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम। 2 से काट दिया जाए तो 2:3। बोलिए हाँ कि ना। तो सिर्फ I1 की वैल्यू अगर निकाली जाए तो सिर्फ I1 का अनुपात 2 बटे अनुपातों का योग 5 गुणा कुल धारा कितनी है I। ऐसे धारा निकालना का तरीका शुरुआत में जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का सीखा था तब निकालना सिखा दिया था। तो कितनी होगी धारा I1, धारा I1 की वैल्यू आपके पास हो गई 2I/5। ये आपके पास I1 आ गई। इसमें प्रवाहित धारा का मान अगर आपके पास आ गया है I के रूप में तो आप इसमें ऊष्मा निकाल लो। कितनी ऊष्मा आएगी, ऊष्मा H1 इक्वल्स टू I1² इंटू R1 इंटू T। आपने लिखा H1, I1 का मान ये रहा 2I/5 का होल स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू 6 ओम इंटू T। H1 इक्वल्स टू हाँ जी 2/5 का स्क्वायर 4/25 इंटू I² इंटू 6 इंटू T। वापस से लिख रहा हूं, ये 4 और ये 6 गुणा होकर क्या हो जाएंगे 24/25 गुणा I² T। और I² T की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 1। तो क्या लिखेंगे, ऊष्मा H1 का मान 24/25 गुणा 1 यानी कि 24/25 कैलोरी, जिसकी वैल्यू फिर से भी सॉल्व करूं आगे तो क्या कहूंगा 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ऊपर हो जाएगा 96, नीचे हो जाएगा 100 यानी कि 0.96 कैलोरी। इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी 6 ओम प्रतिरोध में। अब 4 ओम में धारा ऊष्मा निकालनी है तो 4 ओम में ऊष्मा निकालनी है तो इसमें धारा निकालो। धारा कितनी होगी I2। हाँ जी सॉल्व करो। I2 के लिए I2 का अनुपात कितना है 3, अनुपातों का योग 5, कुल धारा कितनी I। तो I2 का मान कितना आ गया 3I/5। तो यहाँ पे ऊष्मा H2 निकालो। क्या लिखोगे I2² इंटू R2 इंटू T। तो ऊष्मा H2 इक्वल्स टू I2² 3I/5 का होल स्क्वायर इंटू R2 4 ओम इंटू टाइम T। क्या लिखेंगे 9। चलो पूरी बात लिखते हैं 9I²/25 गुणा 4 गुणा T यानी कि ऊष्मा H2 की वैल्यू 9×36/25 इंटू I² T। और I² T की वैल्यू कितनी है 1। तो आपके पास ऊष्मा जाएगी H2 इक्वल्स टू 36/25 भी कह सकते हो या
144/100 भी कह सकते हो या 1.44 कैलोरीज भी कह सकते हो। यस, एक में ऊष्मा का मान 1.44 कैलोरी, एक में 0.96 कैलोरी। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। अब हम चलते हैं आगे। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एक बार फिर से किया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है। क्यों? क्योंकि आपने कितने सूत्र पढ़े थे ऊष्मा ज्ञात करने के? 3। आपने यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी काम में ले लिया। अगर वी स्क्वायर अपॉन आर टी काम में लेना चाहे तो चलो ऐसा भी करते। हाँ जी, सुनिए। अब मुझे इस V, कुल विभव तो है V, तो इन दोनों पे विभव कितना होगा, इस पे कितना विभव होगा वो निकाल लेना चाहिए। ठीक है जी। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध देखो 6 और 4 समांतर क्रम में, तो R12 की वैल्यू निकालू। R12 क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध बोल देता हूं R12। R12 और R3 किस में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम संयोजन में विभव प्रतिरोधों के समानुपाती होता है, तो उसके लिए पहले R12 निकालना पड़ेगा। R12 क्या लिखेंगे? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हो तो R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 4, R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 4, यानी कि 24/10 यानी कि 12/5 ओम। वैसे तो 2.4 ओम होगी। यस, चलिए अब इन दोनों पर विभव निकालना है, तो V12 अपॉन V3। यहां पे जो विभव आएगा उसको V12 कह रहा हूं, यहां पे जो विभव होगा उसको V3 कह रहा हूं। V12 अपॉन V3 इक्वल्स टू R12 अपॉन R3। R12 की वैल्यू 12/5, R3 की वैल्यू 10, यानी कि 12/50 या 24/100। यस, या इतना की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहां तो हमें सीधे सीधे अनुपात ही तो निकालना है। इसको लिख लेता हूं 6/25, ये विभवांतरों का अनुपात। तो V12 की वैल्यु कितनी आएगी? V12 का अनुपात है 6 बटे अनुपातों का योग है 31, और कुल विभव कितना है? V, यानी कि आप इसको लिखेंगे 6V/31। यस, फिर आगे आ जाओ। V3 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो उसका अनुपात है 25 बटे अनुपातों का योग है 36 गुना कुल विभवांतर है V, तो ये V3 की वैल्यू आ गई। अब V3 पर ऊष्मा का मान कितना है? H इक्वल्स टू V स्क्वायर, V3 स्क्वायर बटे R3 इंटू T। यही तो ऊष्मा लिखूंगा, तो इसको आप लिखेंगे 25/31V का होल स्क्वायर बटे R3, तो 1 अपॉन में R3 यानी कि 10 ओम इंटू T। यस, ओके। ये हो गई ऊष्मा H, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 कैलोरी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब ऊष्मा निकालनी है R1 पे, तो देखो जितना विभव V12 इस पूरे पर है, उतना ही विभव V2 यहां पर है, उतना ही विभव V1 यहां पर है। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं लिखना चाह रहा हूं V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V12 इक्वल्स टू 6V/31। तो मैं ऊष्मा H1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, R1 प्रतिरोध पे ऊष्मा H1, V1 स्क्वायर बटे R1 इंटू T। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V1 स्क्वायर, ये रहा 6V/31 का होल स्क्वायर 1 अपॉन R1। R1 कहाँ है? वो रहा 6 ओम इंटू T। यस, ये इक्वेशन नंबर 2। ज्यादा मेहनत करने के बजाय कि H1 में H का भाग दे दो, 36
वी स्क्वायर बटे 31 स्क्वायर, हाँ, इंटू 6 इंटू टी, और h का मान ये रहा। यहां पे क्या लिखूंगा, 25 का स्क्वायर बटे 31 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर 1/10 इंटू टी। यस, तो नीचे ये 31 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, टी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन, ऊपर 36, नीचे 25 का स्क्वायर 625, यहां बटे में देखो 36 के बटे में था 6 और ये 10 था, 10 चला जाएगा ऊपर। यस, अब आप इसको कैंसिल कर लो, इससे इसको कैंसिल किया 6, यहां पे 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो 2, और यहां पे 125। यस, कितना आया, H1 इक्वल्स टू H1 अपॉन H इक्वल्स टू कितना, ऊपर 12 नीचे 125, तो H1 की वैल्यू निकालना जी, H1 इक्वल्स टू 12/125 इंटू H की वैल्यू 10 कैलोरी, तो यानी कि H1 इक्वल्स टू हो गया 120/125, 5 से कैंसिल किया तो 24/25 कैलोरी, ये आंसर आ गया। हाँ या ना। अब H2 निकालो, V2 स्क्वायर बटे R2 इंटू T2, V2 का मान ये रहा 6V/31 का होल स्क्वायर इंटू, ये तो V2 का स्क्वायर लिखा है, अपॉन R2 लिखना है, अपॉन R2 मतलब 1/4 इंटू T, तो आपके पास H2 इक्वल टू आ गया कितना, 36 V स्क्वायर बटे 31 का स्क्वायर गुणा 4 इंटू टी, ये समीकरण नंबर 3। H2 को H से भाग देके सॉल्व कर सकते हैं, 36 V स्क्वायर टी बटे 31 का स्क्वायर गुणा 4 बटे H का है ये रहा, इसको उल्टा करके लिख देता हूं, तो देखो 31 का स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, ये देखो 31 का स्क्वायर, और 10 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे रह जाएगा 25 का स्क्वायर V स्क्वायर इंटू टी, तो V स्क्वायर इंटू टी, 31 का स्क्वायर, ये सब तो कट गए, क्या आ गया H2, H को और इधर ले जाएंगे तो इधर तो बचा 36 गुणा 10 बटे 625, और H और उधर जाएगा, तो H2 इक्वल्स टू 36, H की वैल्यू भी 10 कैलोरी है, तो ये हो जाएगा 100 बटे 625, 25 से काट दें तो यहाँ 4 और यहाँ 25, आंसर आ गया 36/25 कैलोरी, जो पहले आया था। क्या समझे, क्यों मैंने समय लगाया? समय इसलिए लगाया कि किसी भी सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व करें, उत्तर तो आ जाएगा सही तरीके से किया तो, कहीं गलती नहीं की तो, राइट। परंतु आपको हमेशा वो सूत्र काम में लेना चाहिए जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। जब यहां पे धारा को आपने आई मान लिया, जब आपने यहां पे धारा को आई मान लिया, तो इन दोनों की धारा निकाल लो, तो आई स्क्वायर इंटू 10 टी, आई स्क्वायर इंटू 10 इंटू टी, इसकी ऊष्मा है, इसमें I1 स्क्वायर इंटू 6 इंटू टी हो जाएगा, इसमें I2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू टी हो जाएगा, इजीली निकल आएगा। इसलिए आई स्क्वायर आर टी वाला सूत्र ज्यादा आसान था। बोलो बात समझ में आई? चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में किसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन 1 किलोग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में 16 मिनट का समय लेता है। फिर कहता है जब इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में समान स्रोत से जोड़ते हैं, तो समान पानी का ताप समान परास से मतलब वही 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में 3 मिनट का समय लगता है। समांतर क्रम में जोड़ दूं तो 3 मिनट में गर्म हो जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो 16 मिनट में गर्म होता है। प्रश्न क्या पूछता है, यदि दोनों प्रतिरोधों को भिन्न भिन्न समान कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाए
तो कितना कितना समय लगेगा, यानी कि एक प्रतिरोध को अलग से काम में लूँ, फिर पानी गर्म करूँ, दूसरे को अलग से काम में लूँ, पानी को गर्म करूँ, तो दोनों में कितना कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। राइट, चलिए, तो पहले एक प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध R1, इसको जोड़ा गया किसी स्रोत से जिसका विभव है V। तो अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या है, आपको शुरू से लेकर आखिर तक श्रेणी क्रम में जोड़ो तो भी 1 किलोग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ो तो भी 1 किलोग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो उतनी ऊष्मा चाहिए। अलग अलग काम में लूं कुंडलियों को तो भी 1 किलोग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है, यानी उतनी ऊष्मा चाहिए। यस, तो HS इक्वल्स टू HP इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H। श्रेणी क्रम में जोड़ूं सीरीज में तो भी उतनी ऊष्मा लगेगी, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ूं तो भी उतनी ऊष्मा चाहिए, पहली कुंडली सिर्फ एक ही कुंडली काम में लूं प्रथम कुंडली तो भी उतनी ऊष्मा चाहिए, और सिर्फ द्वितीय कुंडली काम में लूं तो भी उतनी ऊष्मा चाहिए, और सबका मान मैंने क्या दे दिया, H। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा को क्या लिख रहा हूं, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R1, और अकेली पहली कुंडली काम में लेने में मान लेते समय कितना लगा, T1। यस, सिर्फ सेकंड कॉइल काम में ली R2, और जुड़ा गया एक उसी स्रोत से जिसका विभव है V, तो ऊष्मा को क्या कहूंगा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू T2। बोली बात सही है। अगर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, एक प्रतिरोध कुंडली R1 और एक R2, और इनको जोड़ा जाए एक बैटरी से, ये R1 ये R2 और ये विभव V, तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में सीरीज में, तो आप ऊष्मा तो उतनी लिखेंगे H, पर लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू TS। श्रेणी क्रम में जो समय लगा, दे रखा है श्रेणी क्रम में कितना समय लगा, 16 मिनट, ये हमें दिया गया है, ये हमारे पास। अब ये देखो सब जगह एक H सेम है, विभव सेम है, इसको एक काम करता हूं, उधर ले जाता हूं, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, इसको ऐसे ना लग दूं, V स्क्वायर अपॉन H इंटू TS, इक्वेशन नंबर 1। राइट, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अच्छा, एक काम करूं ना, R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां रखी देता हूं, यहां से निकालूं R1, निकालूं, लिखो जी, कितना आएगा यहां से R1 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन H इंटू T1, और यहां से निकालू R2 तो कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R2 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन H इंटू T2। इन वैल्यूज को यार R1 और R2 की वैल्यूज यहां रखी देता हूं, क्या आएगा चेक करना, V स्क्वायर बाय H इंटू T1, R2 की वैल्यू यहां से रखी तो V स्क्वायर बाय H इंटू T2 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय H इंटू TS। मैं ये समझा कि V स्क्वायर बाय H सब जगह से कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो TS श्रेणी क्रम में लगने वाला समय प्रथम कुंडली में लगने वाले समय और द्वितीय कुंडली में लगने वाले समय के योग के बराबर है। ये एक रिजल्ट मिल गया। यस, बोलो बात सही है। आगे चलो, मजा नहीं आया तो क्या करूं, अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ूं। ये प्रथम कुंडली R1 प्रतिरोध की, ये द्वितीय कुंडली R2 प्रतिरोध की, दोनों को जोड़ा गया समांतर क्रम में उसी स्रोत से जिसका विभव है V। तो मैं क्या लिखूंगा, H, ऊष्मा H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RP इंटू TP। RP मतलब तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, और मैं ऐसे नहीं लिख दूं 1 अपॉन RP, RP मतलब समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, H इक्वल्स टू V स्क्वायर को अलग लिखा, 1 अपॉन RP को लिखा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इंटू TP। यस, अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, H इक्वल्स टू V स्क्वायर, हाँ जी 1 अपॉन R1 लिखना है, R1 ही रहा, तो क्या हो जाएगा
h ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा v² इंटू T1, और यहां से 1/R2 लिखूंगा तो h ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा v² T2, और यहां लिखा है TP। बोलिए हाँ या ना। अब h इज इक्वल्स टू, समझिएगा जी, क्या लिखूंगा, v²। देखो h कॉमन आ रहा है दोनों में से, नीचे v² भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1/T1 प्लस 1/T2। v² से v² और एक h से एक h कैंसिल हो गया, और यहां पे था TP, तो रिजल्ट क्या आया, TP को इधर लिया, इधर बचा 1, इसमें TP को नीचे ले आता हूं तो क्या हो जाएगा 1/TP इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। ये समांतर क्रम में लगा कुल समय का व्युत्क्रम प्रत्येक कुंडली द्वारा लगे समय के व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो गया। यस, सुनो जी, मैं जो समझा, सिर्फ प्रथम कुंडली द्वारा लगा समय T1, सिर्फ द्वितीय कुंडली द्वारा लगा समय T2, श्रेणी क्रम में लगा समय TS जिसकी वैल्यू T1 प्लस T2, और समांतर क्रम संयोजन में लगा समय TP इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये मत कहते ना सर ये कहां से आ गया, 1/TP इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। एलसीएम लेके सॉल्व किया है इसको, तभी आया है। यस, बात क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब T1 प्लस T2 इक्वल्स टू TS, और TS की वैल्यू कितनी बताई गई है, 16 मिनट। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समय कितना बता रहा है, 3 मिनट। ये दोनों रिजल्ट तो आप याद रखना, दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, दो कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समय के लिए सूत्र बहुत काम आएंगे, राइट। अब सुनो जी, मैंने लिखा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 3 मिनट। तो T1 T2 की वैल्यू, हाँ जी 3 तो है ही, T1 प्लस T2 को उधर ले जाता हूं, T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी थी, 16 मिनट। कैसे पता, ये देखो ये लिखी, तो T1 इंटू T2 की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई 48। यस, अब यहां से मेरी गणित शुरू होती है, T1 और T2 के मान निकालने, जबकि TS और TP के मान मुझे पता है। यस, तो देखो मैं लिख रहा हूं T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2। ये एक सूत्र बनाया, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल दो, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 प्लस 2T1 T2 आया, माइनस 4T1 T2 है तो बचा माइनस 2T1 T2, यानी क्या हो जाएगा, ये वापस से वही हो जाएगा, क्या T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2T1 T2, यानी कि T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। यस, क्यों लिखा इतना, छोड़ो जाने दो। हाँ जी, सुनिए जरा आगे की बात, क्या यहां पे T1 प्लस T2 की वैल्यू रखो, कहां है T1 प्लस T2 की वैल्यू, ये रही 16, तो आपने लिखा 16 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, T1 इंटू T2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 48, सॉल्व किया 256 माइनस 192 यानी कि 64, तो इससे आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गई T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर की वैल्यू 64, तो आपके पास आ गया T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 8। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, यहां से लिखो इक्वेशन 1 T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 16, इनको सॉल्व करना है, ये माइनस T2 और ये प्लस T2 ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा 2T1 इक्वल्स टू 8 प्लस 16 24, तो T1 इक्वल्स टू 12 मिनट।
T1 का मान 12 मिनट, तो T2 का आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू 4 मिनट। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देखना समांतर क्रम के लिए क्या बता रखा था समय का सूत्र, ये रहा, यहां पे रख के देख लो, 12 गुणा 4 48, 12 प्लस 4 16, 48 बटे 16 13 मिनट, और श्रेणी क्रम में T1 प्लस T2 12 प्लस 4 16 मिनट। यस, यही आ रहा है ना, क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जी, 5 ओम प्रतिरोध की कुंडली को 20 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इसे 500 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितना समय लगेगा। प्रतिरोध 5 ओम है कुंडली का, इसको 20 वोल्ट विभव के स्रोत में जोड़ा गया है और 500 ग्राम यानी कि 1/2 किलोग्राम के पानी को गर्म करना है। T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। यस, सुनो जी, H ऊष्मा इक्वल्स टू आप लिखेंगे V²/R इंटू टी। H ऊष्मा की वैल्यू क्या लिखेंगे, H ऊष्मा की वैल्यू लिखेंगे आप, हाँ पहली बात, और ये जो ऊष्मा प्रतिरोध जब स्रोत में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगी, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वो ऊष्मा किस में काम आ रही है, पानी को गर्म करने में। उतनी ऊष्मा काम आ रही है तो ऊष्मा को क्या लिख सकता हूं, ms डेल्टा टी, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों से आपके पास क्या आ गया, ms डेल्टा टी इक्वल्स टू V²/R इंटू छोटा सा टी, m की वैल्यू 1/2, s कौन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, कितनी 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, और डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू V², 20 का स्क्वायर, R 5 ओम, समय पूछा गया है, 2 से 4200 को काटा तो आपके पास आ गया 2100, आपने लिखा 2100 गुणा 80, ऊपर आ गया 20 का स्क्वायर 400 बटे 5 इंटू टी, 5 ने 400 को काटा तो आपके पास आया 80, और 80 से 80 कट गया तो टी बराबर 2100 सेकेंड, और सेकेंड को मिनट में बदलें तो 2100 बटे 60 सॉल्व करेंगे तो 35 मिनट आ जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है क्या, यस, ओके। चलो जी आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि किसी भी विद्युत युक्ति में प्रति एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, अगर कोई विद्युत युक्ति चला रहे हो, कोई बल्ब जला रहे हो, कोई टीवी चला रहे हो, तो उसमें कुछ ऊर्जा खर्च होती है कि नहीं होती, हाँ, तो प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा का मात्रा, किसी विद्युत युक्ति में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को उस विद्युत युक्ति की विद्युत शक्ति कहते हैं, या किसी विद्युत युक्ति में या किसी प्रतिरोध में प्रति एकांक समय में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा को उस विद्युत युक्ति की विद्युत शक्ति कहते हैं, राइट। या फिर ऊर्जा व्यय की दर, कुल मिला के उस प्रतिरोध या उस विद्युत युक्ति में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा यानी कि ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। आइए साहब, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को भी शक्ति कहते हैं, तो ऊष्मा बराबर क्या सीखा था आपने, I²R इंटू टी। तो शक्ति किसे कहेंगे आप, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को शक्ति कहेंगे, तो d/dt। हाँ जी, ऊष्मा की मान I²R इंटू टी, तो विद्युत शक्ति I² कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1, तो विद्युत शक्ति इक्वल्स टू I² इंटू R। ये हो गई आपके पास विद्युत शक्ति। बोलिए, बात क्लियर है, यस, आगे चलो। ओके, इस विद्युत शक्ति का जो सूत्र है इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, विद्युत शक्ति P बराबर, आपके पास एक सूत्र तो आई गया, लिख देता हूं वापस से, I² इंटू R,
दूसरा सूत्र P बराबर I को क्या लिख सकता हूं V अपॉन R। V विभव का स्रोत है जिसमें R प्रतिरोध की विद्युत युक्ति जुड़ी है, तो धारा कितनी होगी V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो शक्ति कितनी हो जाएगी, ऊपर V स्क्वायर लिख दिया, नीचे R स्क्वायर और एक R से कैंसिल होगा तो बचेगा R। ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया। या तीसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R को आप लिख सकते हैं I इंटू आई आर, और आप इस आई आर को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो V। तो आपके पास क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति P इक्वल्स टू V इंटू आई। यस और नो, ये भी विद्युत शक्ति है, राइट। किसी विद्युत युक्ति में प्रति एकांक समय में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, किसी विद्युत युक्ति या किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह के लिए बैटरी द्वारा कार्य करने की दर, धारा प्रवाह के लिए बैटरी द्वारा कार्य करने की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। सुनो जी, किसी विद्युत युक्ति में धारा प्रवाहित कराने के लिए बैटरी द्वारा यानी कि स्रोत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। सुनिएगा जी, विद्युत शक्ति बराबर कार्य करने की दर। याद करना जी, कार्य के बारे में मैंने बताया था, टर्मिनल वोल्ट था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलम आवेश को किसी बंद परिपथ में बैटरी के धनाग्र से बैटरी के ऋणाग्र तक एक बार गति करने के लिए दी गई ऊर्जा, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य है ना। तो एक कूलम आवेश के लिए किया गया कार्य V, तो dq आवेश के लिए किया गया कार्य V इंटू डी क्यू। तो इसको लिख देता हूं dq इंटू V अपॉन dt। तो लिखा ही है, क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति इक्वल्स टू dq अपॉन dt इंटू V। तो विद्युत शक्ति इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ये कौन है जी, dq अपॉन dt, आवेश प्रवाह की दर जिसको आप क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसको आप लिख देंगे धारा I इंटू वी। अरे आवेश प्रवाह की दर को आप क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो dq अपॉन dt को आपने I लिखा तो ये हो गया I इंटू वी। ये वही तो रिलेशन आ गया जो पहले आ रहा था, ये रहा। यस और नो। तो पहली बात, विद्युत शक्ति होता क्या है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। पहली बात तो विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति वही है, शक्ति का मात्रक बचपन से वही है जो 11th क्लास में पढ़ाया था, जो उससे पहले पढ़ा था। शक्ति का मात्रक वॉट, कभी कभी हॉर्स पावर में भी लिखी जाती है। आपकी जो पानी की मोटर होती है ना, या बोरिंग वाली मोटर होती है, उसको किसमें लिखते हैं, हॉर्स पावर में। आधा हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की, ऐसा लिखा जाता है, राइट। ओके, पर मेनली जो इसकी यूनिट है वो क्या है, वॉट है। शक्ति बराबर कार्य करने की दर यानी कि जूल प्रति सेकंड। वॉट को आप या वॉट एक ही बात है, आप वॉट कहें या जूल प्रति सेकंड कहें, एक ही बात है। ये सुनो, चलिए जी, अब यहां पे एक बात करनी है अपने को, घरेलू परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान, और उसको हम एक क्वेश्चन यानी कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। किसी घर में 4 बल्ब, प्रत्येक बल्ब की शक्ति है 50 वॉट और 6 घंटे के लिए जलता है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है प्रत्येक बल्ब। इस तरह 2 पंखे हैं, प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। इस तरह से एक फ्रिज है जिसका जो 250 वॉट का है और वो प्रतिदिन 24 घंटे चलता है। एक कूलर है 120 वॉट का जो प्रतिदिन 12 घंटे चलता है। तो उस घर का विद्युत व्यय ज्ञात करना है, विद्युत कितनी खर्च हो रही है, राइट। अच्छा, एक बात और है, ये जो आपके घर में जो बिल आता है ना, कहता है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। एक यूनिट जो बिजली खर्च हुई उसका मान होता है किलोवाट इंटू आवर में। बिजली खर्च हुई यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, देखो यहां से आप सेकंड को इधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वॉट इंटू सेकंड।
यानी कि शक्ति को अगर समय से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो यहां पे वॉट इंटू आवर घंटों के साथ, किलोवाट घंटा, ये क्या होती है, विद्युत की यूनिट की मात्रक होता है, एक विद्युत यूनिट का मात्रक होता है, राइट। चलिए अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। सुनो साहब, मुझे कुल विद्युत का खर्च निकालना है। यहां मैं लिखता हूं 4 तो बल्ब हैं, प्रत्येक बल्ब 50 वॉट का है और प्रत्येक बल्ब एक दिन में 6 घंटे जलता है। तो एक दिन में चारों बल्ब ने कितनी ऊर्जा खर्च की, देखो ये वॉट और ये घंटे, वॉट इंटू घंटे हो गए। तो 50 गुणा 4 200, 200 गुणा 6 1200, इसको लिखूंगा वॉट इंटू आर, वॉट इंटू घंटे, यस और नो। चलिए, तो ये वॉट था, ये घंटे थे और वो संख्या थी 4। तो इस तरह से पंखों के लिए कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, लिखो 2 तो पंखे मेरे घर में और प्रत्येक पंखा कितना है, 80 वॉट का है और प्रत्येक पंखा 18 घंटे तक चलता है। कितनी ऊर्जा खर्च होगी, 18 दूनी 36, 36 दुना 72 दुना 144 दुना 228, 2880 वॉट इंटू आर। फिर फ्रिज की बात पे आ जाओ, कितने फ्रिज है जी, एक फ्रिज है, कितने वॉट का है जी, 250 वॉट का है, कितने टाइम चलता है जी, 24 घंटे चलता है। ये हो जाएगा 6000 वॉट। कि सर मुझे कैसे पता है इतनी जल्दी से, 6000 वॉट इंटू आर। अरे इस 24 को लिखो 4 गुणा 6, 4 को इससे गुणा कर दो, 1000 गुणा 6 यानी कि 6000। आगे आ जाओ जी, एक कूलर है 120 वॉट का है और 12 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो ये 1440 वॉट इंटू आवर। ठीक है जी, तो एक दिन में इतनी ऊर्जाएं खर्च हो रही हैं, तो कुल कितनी हो जाएगी इन सबको जोड़ेंगे तो 1 3 3 और 8 11, 11 और 4 15 का 5 हाथ से लगी 1, 4 6 10 और 1 11, 520 वॉट इंटू आर प्रतिदिन। प्रत्येक दिन में इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो एक महीने में एक माह में कितना विद्युत व्यय होगा वो भी समझें। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, 30 से गुणा कर देना चाहिए। तो कुल विद्युत व्यय को, विद्युत व्ययित ऊर्जा को ई से लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 11520 गुणा 30। आंसर आ रहा है अभी वॉट इंटू आवर में, मुझे किस में लिखना है, किलोवाट इंटू आवर में। तो किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दूं, तो 1 0 1 0, दूसरी 0 और दूसरी 0, ये तो कट गए। तो आपके पास कुल ऊर्जा एक महीने की कितनी आ गई, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 15 3 और 1 4 और फिर 3 बटे 10, यानी कि 345.6 किलो वॉट आर, यानी कि 345.6 यूनिट बिजली आपकी खर्च हो जाएगी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या सबको, यस, ओके। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, एक घर में 6 पंखे हैं 120 वॉट के, 15 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। 8 बल्ब हैं 60 वॉट के जो 5 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। 2 फ्रिज हैं 250 वॉट के जो 24 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। तो इस घर में, अच्छा, यदि बिजली का खर्च, प्रत्येक यूनिट का खर्च कितना हो, 8 रुपए, यानी कि बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक यूनिट का कितना बिल दिया जाता हो, 8 रुपए। तो मासिक बिल की गणना करो, ये प्रश्न है। सुनो जी, आ जाओ वापस से करते हैं। 6 पंखे 120 वॉट के 15 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। बताइए जी, 15 छिंग 90, 12 9 108 और 00 इतने वॉट इंटू आर। इस तरह से दूसरे वाले के लिए 8 बल्बों के लिए 8 बल्ब, प्रत्येक 60 वॉट, प्रतिदिन 5 घंटे, 8 पंजे 40, 40 गुना 60 यानी कि 2400 वॉट इंटू आवर, इंटू
2 फ्रिज 250 वॉट के प्रत्येक 24 घंटे चलता है, तो हाँ जी 4 गुणा 6 1000, 6000, 12000 वॉट इंटू आर। इनको जोड़कर प्रतिदिन का खर्च निकालना है। 12000, 22800, 22800 प्लस 400, 23200, 23200 और 2000, 25200। ये प्रत्येक दिन का विद्युत खर्च हो गया। ठीक है जी, इसको 1000 से भागी कर दूं तो क्या हो जाएगा, 25.2 किलो वॉट इंटू आर, यानी कि 25.2 यूनिट्स पर डे। इतनी यूनिट प्रतिदिन खर्च हो रही है। तो महीने की मासिक विद्युत व्यय 25.2 गुणा 30, ये हो जाएगा जी गुणा 30, हाँ जी 756 यूनिट्स। तो महीने में कितनी यूनिट खर्च हो रही है, 756 यूनिट। ठीक है जी, और इनका बिल कितना आ रहा है, बिल 756 गुणा प्रत्येक यूनिट 8 रुपए की, 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 पंजे 40, 4 44 का 4, फिर बचा 4, 8 7 56 और 4 60, इतने रुपए उसका एक महीने का बिल आ जाएगा। बोलिए बात क्लियर है क्या, यस और नो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम विद्युत शक्ति में बात करेंगे विद्युत बल्ब की। नेक्स्ट बात हम कर रहे थे बल्ब की, और बल्ब के बारे में अगर आप ध्यान से सोचें, याद करें, तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो बल्ब वाले से क्या कहते हैं कि दुकानदार से क्या कहते हैं कि भैया एक बल्ब देना 50 वाट का। यानी कि जो भी बल्ब मार्केट में मिल रहे हैं उनकी शक्ति निश्चित है, राइट। एक निश्चित शक्ति के बल्ब बनाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने हर बल्ब पे 2 बातें लिखी हुई देखी होंगी। एक तो उसकी शक्ति यानी कि पावर, 40 वाट का बल्ब है या 20 वाट का बल्ब है या 50 वाट का बल्ब है ना। और दूसरे साथ में आपने लिखा होगा 220 वोल्ट, लिखा देखा होगा, है ना। 220 वोल्ट क्या है, वो है उसकी वोल्टेज, जितने विभव पर, जितने वोल्टेज पर काम करने के लिए उसको बनाया गया है। अगर आप कार का या स्कूटर का बल्ब लेने जाएंगे तो कार के बल्ब पे लिखा होगा 2 वॉट या 5 वॉट, और साथ में लिखा होगा वोल्टेज 12 वोल्ट, क्योंकि कार का बल्ब 12 वोल्टेज पे काम करता है। बात समझ रहे हैं, यानी कि वो बल्ब कितने वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाया गया है और उस बल्ब की कुल शक्ति कितनी है, ये दोनों चीजें उस बल्ब पर के लिए निश्चित होती है और उस बल्ब पे लिखी होती हैं। बात क्लियर है, ओके। इंडिया में ज्यादातर जो बल्ब घरों में काम में लिए जाते हैं, बिजनेस में, शॉप पे काम में लिए जाते हैं, वो बल्ब कौन से होते हैं, 220 वोल्ट के होते हैं। जबकि अमेरिका में वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है वो 110 110 वोल्ट है, राइट। तो अमेरिका के लिए जितने भी बल्ब बनेंगे वो 110 वोल्ट के लिए बनेंगे, इंडिया के लिए जितने भी बल्ब बनेंगे वो 220 वोल्टेज के लिए बनेंगे। बोलिए ये बात क्लियर है, यस। तो बल्ब के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो है अंकित वोल्टता, कितने वोल्टेज पर काम करने के लिए उनको बनाया गया है, और दूसरी है अंकित शक्ति, उस बल्ब को अगर V0 वोल्टता पर काम में लिया जाए तो उसको वो कितनी शक्ति खर्च करेगा। यस, और बल्ब में एक खास बात यह है कि जितनी ज्यादा शक्ति वो खर्च करेगा, जितनी ज्यादा उसकी शक्ति होगी, वह शक्ति होगी, उतनी ही अधिक उसकी रोशनी होगी। बात क्लियर है, ओके। अब ये हो गई इसकी अंकित वोल्ट शक्ति और ये हो गई इसकी अंकित वोल्टता। ये हर बल्ब के लिए नहीं, हर विद्युत युक्ति के लिए ये निश्चित होता है कि उसका अंकित वोल्टेज कितना है, उसका वो कितनी वोल्टता पे काम करेगा, और जब उस वोल्टेज पे वो काम करेगा तो वो कितनी शक्ति खर्च करेगा, कितनी शक्ति व्यय करेगा। ये दोनों बातें हर विद्युत युक्ति के लिए पहले से निर्धारित करके बनाया जाता है, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है अधिकतम सुरक्षित धारा। आपने सीखा था P = V × I। मैं इसको लिख सकता हूं P0 = V0 × I। यस, जब V0 विभव में इस बल्ब को जोड़ा जाएगा तो वो कितनी शक्ति खर्च करेगा, P0। तो उस समय परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी,
वो होगी पी नॉट अपॉन वी नॉट। और ये जो धारा है, ये धारा किसी भी बल्ब की क्या कहलाती है? अधिकतम सुरक्षित धारा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर धारा का मान पी नॉट अपॉन वी नॉट से ज्यादा हो जाए तो, या इस बल्ब पर आरोपित वोल्टता का मान वी नॉट से अधिक हो जाए तो वो बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। एक्चुअल बात तो ये कि एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है। ये अधिकतम सुरक्षित धारा से कुछ थोड़ी बहुत धारा अधिक भी हो जाए तो भी फ्यूज नहीं होता, पर इस बल्ब को इस निश्चित मान की धारा तक काम करने के लिए बनाया गया है। हर बल्ब की या हर विद्युत युक्ति की एक टॉलरेंस, एक क्षमता रखी जाती है। प्लस 10% ज्यादा हो जाए, प्लस या माइनस 10% कम भी हो जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्लस माइनस 10% उसकी टॉलरेंस रखी जाती है, सहन करने की क्षमता। राइट, ओके। दूसरी बात अपन यहां पे बात करें बल्ब का प्रतिरोध। आपने शक्ति का सूत्र क्या पढ़ा था? V² अपॉन R। जब इस बल्ब को V0 वोल्टता पर काम में लेंगे तब इसकी शक्ति कितनी खर्च होगी? P0। तो यहां से आप निकाल सकते हैं उस विद्युत बल्ब की का प्रतिरोध, और प्रतिरोध इक्वल टू कितना होगा? V0² बाय P0। ये बल्ब का प्रतिरोध हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है बल्ब पर वास्तविक शक्ति व्यय। देखो जी, ये एक बल्ब बनाता हूं मैं। इस बल्ब को V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है, V वोल्टेज की बैटरी से। बल्ब की अंकित वोल्टता है V0, बल्ब की अंकित शक्ति है P0, और इसको V विभव की स्रोत से जोड़ा गया है, जो कि निश्चित तौर पर V0 से तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर V0 से अधिक विभव आरोपित कर दिया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यस, तो इस पे वास्तविक शक्ति व्यय क्या होगा? सुनो जरा। वास्तविक शक्ति व्यय को मैं लिख सकता हूं V² अपॉन R। इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, जहां V कौन है? आरोपित वोल्टता, और R कौन है? बल्ब का प्रतिरोध। यस, और बल्ब के प्रतिरोध का सूत्र ये रहा, क्या? R इक्वल्स टू V0² बाय P0। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं? P इक्वल्स टू ऊपर V², नीचे R की वैल्यू ये रही V0² बाय P0। यस, इसको लिख सकता हूं V² बाय V0² इंटू P0। तो वास्तविक शक्ति व्यय का जो सूत्र आपके पास आया वो कितना आ गया? P इक्वल्स टू V अपॉन V0 का होल स्क्वायर इंटू P0, जहां पे P0 कौन है? अंकित शक्ति, और P कौन है? वास्तविक शक्ति व्यय। V0 कौन है? अंकित वोल्टता, और V कौन है? वास्तविक आरोपित वोल्टता। बोलिए, बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब अपन आगे की बात समझें। वो क्या? एक क्वेश्चन गिवन है, क्या दिया हुआ है? एक बल्ब है जिसकी अंकित वोल्टता 220 वोल्ट है और जिसका अंकित शक्ति 100 वॉट है। ये तो आपके पास हो गया V0 और ये हो गया आपके पास P0। बल्ब के सुरक्षित कार्य करने के लिए अधिकतम सुरक्षित धारा का मान ज्ञात करो। निकालो जी। अधिकतम सुरक्षित धारा का सूत्र क्या पड़ा था? P0 अपॉन V0। आप लिखेंगे I इक्वल्स टू 100 अपॉन 220। अगर इनको 20 से भाग दे दिया जाए तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 11 एम्पियर, यानी कि धारा की वैल्यू नियर अबाउट 0.45 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछता है? दूसरा नहीं, पहले तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्या? बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो, और प्रतिरोध का सूत्र क्या था? V0² बाय P0, यानी कि 220 का स्क्वायर बाय 100। यानी कि इसको लिखूं 220 गुणा 220 बटे 100
0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया, तो आपके पास 22 गुणा 22 यानी कि 484 ओम। ये क्या आ गया? बल्ब का प्रतिरोध आ गया। ये सुनो, और एक लास्ट बात इसमें और बच रही है, उसको भी खत्म कर ही दें। हाँ भाई सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं अपने को निकालना है, यदि बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो वास्तविक शक्ति व्यय क्या होगा। तो वास्तविक शक्ति व्यय का सूत्र हमको बताया था, P इक्वल्स टू ये रहा, V अपॉन V नॉट का होल स्क्वायर इंटू पी नॉट, यानी कि V की वैल्यू 110 वोल्ट अप्लाई किया, अंकित वोल्ट था 220 वोल्ट का होल स्क्वायर इंटू 100 वॉट। यही बात है ना। तो अब क्या लिखेंगे? P इक्वल्स टू, यहाँ पे 110 से काटा तो नीचे आएगा 2, तो ऊपर तो रह गया 100 और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि वास्तविक शक्ति व्यय 25 वॉट। यस, 100 वॉट का बल्ब है परंतु कम वोल्टेज में अप्लाई किया है, इसलिए कम शक्ति व्यय हो रहा है, इसलिए कम चमक रहा है। 100 वॉट का बल्ब भी कम चमक रहा है, अपनी क्षमता से कम चमक रहा है। क्यों? आपने कहा V का मान V नॉट से कम है, तो इस पूरे का मान क्या हो गया? 1 से कम, और 1 से कम का स्क्वायर और भी कम, तो P नॉट गुणा 1 से बहुत कम, यानी कि वास्तविक शक्ति व्यय अंकित शक्ति से कम होगा। यस, बात क्लियर है? ओके। तो ये तो अपन ने बल्ब के बारे में बात की। अब हमें इसके आगे बात करनी है बल्बों का संयोजन, जिसमें पहली बात कर रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए जी, यहां पे मैंने 3 बल्ब लिए हैं, B1, B2 और B3, ठीक है जी, और इन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। V विभव की स्रोत से जोड़ा गया है, राइट? ओके। सबसे पहली बात, सभी बल्बों में क्या सेम होगा? करंट सेम रहेगा। सभी बल्बों में करंट सेम रहेगा। तो पहली बात क्या समान रहेगा? IB1 इक्वल्स टू IB2 इक्वल्स टू IB3। तीनों बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा। यस, एक बात क्लियर है? चलिए, और वो कितनी होगी? I के इक्वल होगी। यस, जितनी धारा बैटरी से निकलेगी उतनी धारा सब में जाएगी। दूसरी बात, क्या समान नहीं होगा? विभव समान नहीं होगा। इस पे विभव को बोल रहा हूं VB1, इस पे विभव को बोल रहा हूं VB2, इस पे विभव को बोल रहा हूं VB3। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। हमने क्या बात की? क्या समान है। अब क्या बात करने वाला हूं? क्या समान नहीं है। धारा तो समान है, तो आप क्या कहेंगे? V इज प्रोपोर्शनल टू R। एक बात। दूसरी बात, आपने बल्ब के बारे में, के प्रतिरोध के बारे में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट। ये जितने भी बल्ब हैं, ये सारे के सारे बल्ब एक समान बल्ब हैं। एक समान बल्ब का मतलब शक्तियां अलग अलग है, पर सबको एक ही जगह पे काम में लेने के लिए, यानी कि भारत में काम में लेने के लिए बनाया, तो सबकी अंकित वोल्ट था 220 वोल्ट। सबको कार में काम में लेने के लिए बनाया, तो सबकी वोल्ट था 12 वोल्ट। यस, यानी कि सबकी अंकित वोल्टता समान है। ये अंकित वोल्टता सबकी समान। तो क्या हुआ? तो प्रतिरोध का मान बल्ब की अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। बल्ब का प्रतिरोध उसकी अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती है, और बल्ब के सिरों पर विभवांतर उसके प्रतिरोध के समानुपाती है। तो इन दोनों से मिलकर क्या निकल के आया? V प्रोपोर्शनल टू R, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P नॉट, यानी कि बल्ब पर विभव पतन का मान उसकी अंकित शक्ति के मान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब VB1 अनुपात VB2 अनुपात VB3 इक्वल्स टू 1/P01 अनुपात 1/P02 अनुपात 1/P03। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरी, शक्ति व्यय। इन पर शक्ति, प्रत्येक बल्ब पर शक्ति व्यय। शक्ति व्यय इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा था? V स्क्वायर बाय
नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात। मैं सही सूत्र लिख रहा हूं क्या? नहीं, गलत है। पूछो क्यों? गलती की है तो उससे भी कुछ सीख सकते हैं क्या? कि भाई साहब सब में धारा समान है, तो शक्ति का कौन सा सूत्र काम में लूं? आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पे सूत्र काम में आएगा आई स्क्वायर इंटू आर। धारा सब में समान, धारा सब में समान। तो शक्ति, वास्तविक शक्ति वह, प्रत्येक बल पर शक्ति वह का मान प्रत्येक बल के प्रतिरोध के समानुपाती होगा, और प्रतिरोध शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये लिखा हुआ, अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस, तो यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक बल पे व्ययित शक्ति का मान प्रत्येक बल की अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होगा। थोड़ा अजीब लगेगा। आपने हमेशा यह देखा है कि जिस बल के वॉट ज्यादा होते हैं, जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा होती है, वो ज्यादा चमकता है। आपने सही देखा है, क्योंकि आपके घरों में जो संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन है। सभी बल्ब, सभी युक्तियां समांतर क्रम संयोजन में जुड़ी हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी ही नहीं है। अगर ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी होती तो मैं एक स्विच बंद करता, सब बंद हो जाते। सबके अलग अलग स्विच है, यानी कि सब किसमें? समांतर क्रम संयोजन में। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, ओके। तो आप अभी बात किसकी कर रहे हैं? बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन की। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा है? बल्ब पर व्यय होने वाली वास्तविक शक्ति का मान उसकी अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 इक्वल टू 1/P01 अनुपात 1/P02 अनुपात 1/P03। बोलिए ये बात क्लियर है? यस। चलिए नंबर 4 पे चलें। नंबर 4 पे क्या होगा? अब हमें बात करनी है यहां पर V इक्वल्स टू VB1 प्लस VB2 प्लस VB3, ऐसा लिखा जाना चाहिए। यस, ओके। या और भी तरीके, चलो V इक्वल्स टू VB1, पहले बल्ब के सिरों पर विभवांतर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, तीनों बल्बों के प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। V अपॉन I इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन नहीं कर रहा, ये नहीं बताना चाहता। मुझे बताना यह है कि पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 क्या लिखा जाएगा? V0 स्क्वायर बाय P01 प्लस V0 स्क्वायर बाय P02, ये दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, और तीसरे बल्ब का V0 स्क्वायर बाय P03, और R इक्विवेलेंट को क्या लिखूंगा? V0 स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों बल्बों के संयोजन की तुल्य शक्ति क्या होगी, ये बात कर रहा हूं मैं यहां पे। यस, सुनिए तो V0 स्क्वायर तो सब जगह से कैंसिल हो रहा है, ये देखो क्या बचा? 1/P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/P01 प्लस 1/P02 प्लस 1/P03। परिपथ की तुल्य शक्ति का मान प्रत्येक बल्ब की शक्तियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगी। तुल्य शक्ति का व्युत्क्रम प्रत्येक बल्ब की शक्ति के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। कब? श्रेणी क्रम संयोजन में। यस, अब इसका भी एक मतलब है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने यहां पे वोल्टेज V लिखा है, V0 नहीं लिखा, जानबूझ के लिखा है। अगर मैं यहां पे V0 विभव आरोपित करूं तो इस परिपथ में जो शक्ति व्यय होगा वो परिपथ की तुल्य शक्ति कहलाएगी। मैं लिख देता हूं, यदि स्रोत का विभव प्रत्येक बल्ब की अंकित विभव के स्रोत का विभव प्रत्येक बल्ब की अंकित विभव प्रत्येक बल्ब के अंकित विभव के तुल्य हो तो परिपथ में तुल्य शक्ति के तुल्य शक्ति व्यय होगा। तो परिपथ में शक्ति व्यय का मान तुल्य शक्ति के बराबर होगा। ये जो हमने कैलकुलेट किया इसके बराबर होगा।
और अगर उससे कम वोल्टेज अप्लाई किया है तो फिर कम शक्ति व्यय होगी। यस और नो? बात क्लियर है? ओके, ये हमने बात की किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन की। अब हम बात करते हैं यहां पर बल्बों के समांतर क्रम संयोजन। बल्बों का समांतर क्रम संयोजन। ये 3 बल्ब हैं, B1, B2, B3। इनको एक V विभव के स्रोत से जोड़ा गया है। सबसे पहली बात, इनमें क्या समान होगा? तो आपको सबको पता है सबके सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? VB1 इक्वल्स टू VB2 इक्वल्स टू VB3 इक्वल्स टू विभव ऑफ बैटरी इक्वल्स टू V। प्रत्येक बल्ब पर विभव का मान समान होगा और वो बैटरी के विभव के बराबर होगा, यानी कि V होगा। राइट? दूसरी बात, क्या समान नहीं होगा? प्रत्येक बल्ब पर क्या समान नहीं होगा? इनमें जाने वाली धाराएं समान नहीं होंगी। इसमें धारा I1, इसमें धारा I2 और इसमें धारा I3। यस? तो मैं क्या कहूं? समांतर क्रम संयोजन में धारा का जो मान होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हम पहले से जानते हैं। धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, बल्ब का प्रतिरोध उसकी अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी हमने अभी सीखा था। यस? तो परिपथ में धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिरोध अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान बल्ब की अंकित शक्ति के मान के समानुपाती होगा। जिस बल्ब की शक्ति अधिक होगी उस बल्ब में अधिक धारा जाएगी, जिस बल्ब की शक्ति कम होगी उसमें कम धारा जाएगी। यस? ये बात क्लियर है? ओके, यानी कि आप क्या कहोगे? IB1 अनुपात IB2 अनुपात IB3 इक्वल्स टू P01 अनुपात P02 अनुपात P03। हाँ जी, तो हमने बात की क्या समान है और फिर बात की क्या समान नहीं है। जो समान नहीं है तो उसका फिर अनुपात क्या होगा। राइट? तीसरी बात हम यहां पे करेंगे शक्ति की, प्रत्येक बल्ब की शक्ति। और आपको पता है कि शक्ति इक्वल टू कितना होता है? V²/R, यानी कि शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दूसरी बात, प्रतिरोध के लिए आपने सीखा था क्या? V02/P0। और सब के लिए अंकित वोल्टता तो समान है। यस? तो प्रतिरोध अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों से मिलकर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? इन दोनों से रिजल्ट निकल के आता है कि बल्ब पर व्यय होने वाली शक्ति, वास्तविक शक्ति, उस बल्ब के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिरोध अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि कुल मिलाकर क्या कहेंगे आप? बल्ब पर वास्तविक शक्ति व्यय उस बल्ब पर अंकित शक्ति व्यय के समानुपाती होगा। अर्थात जिस बल्ब की अंकित शक्ति अधिक होगी उस बल्ब पर अधिक शक्ति व्यय होगा, जिस बल्ब की अंकित शक्ति कम होगी उस पर कम शक्ति व्यय होगा। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस? ओके, यानी कि ये होगी बात शक्ति की। चौथी बात, ये तीनों बल्ब समांतर क्रम में है, तो आप ये तो लिख सकते हैं कि तीनों बल्बों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ या ना? यहां से अगर मैं चलूं तो 1/R इक्विवेलेंट तो लिखा रहने दो, 1/R1 को लिख रहा हूं। R1 क्या लिख सकता हूं? V02/P01। दूसरे वाले के लिए भी V02/P02। और तीसरे वाले के लिए भी वही P03/V02 हो जाएगा। भाई प्रतिरोध क्या होता है? V02/P0। तो प्रतिरोध का उल्टा 1/R कितना हो जाएगा? P0/V02।
इन सब में नीचे बटे में क्या आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर, जिसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके यहां भेज दिया, तो वी नॉट स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट को लिख सकता हूं पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू प्लस पी नॉट थ्री। ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि शक्ति व्यय, तो यानी कि क्या कहूंगा, ये हो गया पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू प्लस पी नॉट थ्री, यानी कि इस पूरे परिपथ की तुल्य शक्ति, यानी कि इस पूरे परिपथ की तुल्य शक्ति का मान प्रत्येक बल्ब की शक्ति के योग के बराबर होगा। कब, जब आरिपुत उल्टा वी नॉट के समान हो। बोली बात क्लियर है क्या? यस, ओके। अब हम यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 बल्ब है, 60 वॉट, 120 वॉट और 40 वॉट, सबके अंकित वोल्टता समान है 220 वोल्ट। प्रश्न क्या पूछता है, पहले तो परिपथ की तुल्य शक्ति निकालनी है, तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य शक्ति कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन पी नॉट वन प्लस 1 अपॉन पी नॉट टू प्लस 1 अपॉन पी नॉट थ्री, यानी कि 1/60 प्लस 1/120 प्लस 1/40, यानी कि 1 अपॉन पी नॉट की वैल्यू सबका ऐसे भी ले लो, चलो 120, 60 से भाग दिया है 2, 2 को 1 से गुणा किया, 120 से भाग दिया तो 120/120 1, 1 को 1 से गुणा किया, 40 का भाग दिया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, 6/120 यानी कि 1/20, यानी कि परिपथ की तुल्य शक्ति आ गई 20 वॉट। पहली बात। फिर पूछा है परिपथ का वास्तविक शक्ति व्यय, फिर पूछा है परिपथ का वास्तविक शक्ति व्यय। देखना, P इक्वल्स टू V अपॉन V नॉट का होल स्क्वायर इंटू P नॉट, P इक्वल्स टू, हाँ जी, वास्तविक वोल्टता जो अप्लाई की 110, प्रत्येक बल्ब की अंकित वोल्टता 220, तो परिपथ की तुल्य वोल्टता भी कितनी होनी चाहिए थी, 220 वोल्ट होनी चाहिए थी इतनी शक्ति व्यय होने के लिए, का होल स्क्वायर इंटू 20 वॉट। P इक्वल्स टू, हाँ जी, 110 से काटा तो यहां आया 2, तो ऊपर 20 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 वॉट। ये क्या आ गया, वास्तविक शक्ति व्यय। यस। अब पूछा है प्रत्येक बल्ब का वास्तविक शक्ति व्यय, ये और पता करना है। देखो जी, कई तरीके हैं। पहला तरीका, मैं इसके सिरों पर विभव को V1, इसके सिरों पर V2 और इसके सिरों पर V3 मान लूं। यस, सबके विभव निकाल लूं, तो मैं क्या समझ पा रहा हूं, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, याद करो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बताया गया था अंकित शक्तियों के समानुपाती, P02 और P03। नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं, देखो क्या लिखा है, अंकित शक्तियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। चलो, हाँ जी, 1 अपॉन P01 अनुपात 1 अपॉन P02 अनुपात 1 अपॉन P03, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इक्वल्स टू, हाँ जी, 1/60 अनुपात 1/120 अनुपात 1/40, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, हाँ जी, सबको 120 से गुणा करता हूं तो यहां आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3, तो सिर्फ पहले वाले का विभव V1 का अनुपात 2, अनुपातों का योग, तीनों अनुपातों का योग 6 गुणा कुल विभव 110, तो कितना आ गया जी, ये 3 यानी 110/3 वोल्ट। ये पहले बल्ब के सिरों पर विभव। दूसरे बल्ब के सिरों पर विभव V2 का अनुपात 1
अनुपातों का योग 6 गुणा कुल विभव 110, सॉरी, तो ये कितना आ गया 110/6 वोल्ट। यस, फिर तीसरे बल्ब का विभव निकालो, 3 अनुपातों का योग 6 गुणा 110, इससे कितना आ जाएगा, 3 से 6 को काटा 2 और 2 से 110 को काटा तो 55 वोल्ट। V1 V2 V3 आ गया। अब निकाल लो पहले बल्ब के पर वास्तविक शक्ति वह V1 बटे उसकी अंकित शक्ति V0 का होल स्क्वायर इंटू P01। लिखो जी, V1 110/3 और V0 की वैल्यू 220 का होल स्क्वायर इंटू उसकी अंकित शक्ति 60। लिखना जी P1 बराबर, इससे इसको काटा 2 तो 3 गुणा 2 6, तो ऊपर 60 और नीचे 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6, हाँ जी 6 से इसको काटा 10 तो यह आ जाएगा 5/3 वाट। ये पहले बल्ब की व्ययी शक्ति है, ठीक है जी। इस तरह दूसरे बल्ब की व्ययी शक्ति निकालो, P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V0 का होल स्क्वायर इंटू P01। V2 की वैल्यू लिखो जी, V2 की वैल्यू क्या थी, ये रही 110/6 और उसकी शक्ति कितनी बल्ब की 120। लिखो जी 110/6, V0 की वैल्यू 220 का होल स्क्वायर इंटू 120। हाँ जी सुनो साहब, इससे इसको काटा, क्या आया 2, 6 दूनी 12 तो 1/12 का स्क्वायर गुणा 120, इससे काटा 10 तो क्या आ जाएगा 5/6 वाट। ये दूसरे बल्ब की शक्ति आ गई। यस, और तीसरे बल्ब की शक्ति P3 बराबर V3/V0 का होल स्क्वायर इंटू P03। हाँ जी, V3 की वैल्यू याद दिलाओ, ये रही 5/3 वाट, मैंने लिखा है? नहीं, V3 की वैल्यू 55 वोल्ट। हाँ जी, क्या लिखूं, 55/220 का होल स्क्वायर इंटू 40 P0। हाँ जी बताइएगा, 55/120 4 का स्क्वायर 16 तो ऊपर 40 नीचे 16, 4 से काटा तो 10/4, फिर काटा तो 5/2 यानी कि 2.5 वाट। यस, ये आ गई P3, ये वैल्यू आ गई किसकी, P3 की। बोलिए बात सही है। अब परिपथ में कुल शक्ति व्यय कितना हुआ है वो भी चेक कर लो भाई, हर एक बल्ब पे अलग अलग शक्ति व्यय हुआ है। तीनों, इसकी शक्ति पता है, इसकी शक्ति पता है, इसकी शक्ति पता है, मैं तुल्य शक्ति नहीं निकाल रहा हूं, तो सीधे सीधे क्या लिखूं, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये कंफ्यूज करने वाला मैटर है, पर ढंग से समझो। पहले हमने तुल्य शक्ति निकाली थी, इसलिए व्युत्क्रम का योग हो रहा था। यस, अब मैं परिपथ के प्रत्येक बल्ब की वास्तविक शक्ति व्यय निकाल लिया, इस पे 2 वोल्ट, इस पे 4 वोल्ट, इस पे 6 वोल्ट, तो कुल शक्ति कितनी व्यय हुई परिपथ में, 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट। यस और नो, वही कर रहा हूं। तो मैंने लिखा P1, पता नहीं कहां है P1, ये रहा 5/3 वाट, 5/3, P2 5/6, P3 5/2, सबका एलसीएम 6, यहां आ जाएगा 10, यहां आएगा 5, यहां आएगा 15, P बराबर 30/6 यानी कि 5 वाट। देखना परिपथ का तुल्य शक्ति व्यय भी इतना ही था क्या, 5 वाट। यस, इसका मतलब हमारे आंसर सही है। पहली आंसर ये सही है। दूसरा आंसर में वापस बात करता हूं, P1 था 5/3 वाट, P2 था 5/6 वाट और P3 था 5/2 वाट। यस, ये तो सब जगह 5 है, तो जिसमें सबसे नीचे वाली राशि सबसे बड़ी है वो सबसे छोटा है, यानी कि P2 की वैल्यू सबसे कम,
उससे ज़्यादा P1 और उससे ज़्यादा P3। हमने क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन में जिस बल्ब की अंकित शक्ति सबसे कम होगी उस पे शक्ति व्यय सबसे ज्यादा होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में जिस बल्ब की अंकित शक्ति सबसे कम होगी उस पे वास्तविक शक्ति व्यय सबसे ज्यादा होगा। ये देखो व्युत्क्रमानुपात, अंकित शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती, ये बताया था ना मैंने। यस, ओके, वापस आ जाएं आगे। ओके, हाँ जी, क्या है, परिपथ की तुल्य शक्ति ज्ञात करो, परिपथ का वास्तविक शक्ति व्यय ज्ञात करो और बल्बों को उनकी तीव्रताओं के घटते क्रम में लिखो। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले B2 और B3 किसमें है, समांतर क्रम में। तो P0 2 और 3 की तुल्य शक्ति कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे लिखेंगे P0 2 प्लस P0 3 यानी कि 80 प्लस 40 यानी कि P0 23 इक्वल्स टू 120 वॉट। यस, फिर ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 120 वॉट, 120 वॉट इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। इसके साथ B1 किसमें, श्रेणी क्रम में, तो आप क्या लिखेंगे 1/P0 यानी कि तुल्य शक्ति बराबर 1/P0 1 प्लस 1/P0 2 3 यानी कि 1/60 प्लस 1/120, ये 2/120 प्लस 1/120 यानी कि 3/120 यानी कि 1/P0, 3 से काट दिया तो 1/40, तो परिपथ की तुल्य शक्ति 40 वॉट। इसका क्या मतलब है तुल्य शक्ति का, कि यदि यहां पे भी अंकित वोल्टता के बराबर, अंकित वोल्टता, सबकी अंकित वोल्टता 220 वोल्ट है जी। लिखा नहीं जाए तो आप इंडिया में हो, क्या मानना है, 220 वोल्ट ही मानना है। यस, तो अगर यहां पे 220 वोल्ट आरोपित विभव आरोपित करते तो 40 वॉट की शक्ति व्यय होता। अब वास्तविक शक्ति व्यय कितना होगा, V/V0 का होल स्क्वायर इंटू P0 110/220 का होल स्क्वायर इंटू 40, कितना आ जाएगा दी, 10 वॉट। क्यों आ जाएगा, इसको 110 से 220 को कटा दो 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 40/4 यानी कि 10 वॉट। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब बल्बों को आपको घटती तीव्रताओं के क्रम में लिखना है। वैसे तो देख के ही आपको समझ में आ सकता है, यहां तो इस क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस में समझ नहीं आएगा, वहां दिक्कत आएगी। अभी समझो आप, मैं क्या कहता हूं, ये 60 वॉट है और ये पूरा मिलके 120 वॉट है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो कौन ज्यादा चमकेगा, जिसकी अंकित शक्ति कम है। इसकी अंकित शक्ति कम है तो B1 की तीव्रता, नहीं ऐसे बोलता हूं ना, अच्छा तीव्रता किसकी ज्यादा होगी, जिसपे वास्तविक शक्ति वह ज्यादा होगा। तो इस पे P1 शक्ति का मान P23 2 और 3 पे मिलाकर जितनी शक्ति होगी उससे भी ज्यादा खर्च होगी, बोलो हाँ के ना। अच्छा, अब इन दोनों पे मिला के कुल कितनी शक्ति व्यय हो रहा है, 2 3, जिसमें ज्यादा किस पे होगा, 2 पे, कम किस पे होगा, 3 पे, क्योंकि समांतर क्रम में जिस पे अंकित शक्ति ज्यादा है उस पे यह वास्तविक शक्ति व्यय भी ज्यादा होगा। तो ये बात पक्का पता है कि P2 की वैल्यू P3 से अधिक होगी और इन दोनों की मिला के भी P1 ज्यादा है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या रहा है, P1 इज मोर देन P2 इज मोर देन P3, यानी कि सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, पहला बल्ब, उससे कम दूसरा बल्ब और सबसे कम कौन चमकेगा, तीसरा बल्ब। यस, फिर से सुनो, फिर से बोलता हूं, इसकी शक्ति 60 और इस पूरे की 120, दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, कौन ज्यादा चमकेगा, 60 वाला। 60 वाला इन दोनों से मिलाकर भी ज्यादा चमकेगा, इन दोनों की जितनी तीव्रता होगी उससे भी ज्यादा होगी। यस, क्लियर है। तो इसकी शक्ति सबसे ज्यादा होगी। अब इसकी शक्ति, इन दोनों की शक्ति इससे कम है और वो भी आगे बढ़ने वाली है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा चमकेगा, B2, और B3 कम चमकेगा, और इन दोनों की मिला के भी उससे कम है, तो P1 तो वैसे ही सबसे ज्यादा हो गया, तो P2 उससे कम और P3 सबसे कम। यस, ये तो एक तरीका हुआ।
परंतु सॉल्व करने का एक बिल्कुल जरूरी आवश्यक तरीका है। जब नहीं पता चले तब क्या करोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है जी, मैं समझाता हूं आपको। हाँ जी, अब कौन सबसे ज्यादा चमकेगा ये बताना मुश्किल काम है। ठीक है जी, कैसे? ये 120 और ये दोनों मिलकर 60, क्योंकि समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ गए। यस, 60 वॉट की शक्ति इससे ज्यादा होगी। यस, और वो शक्ति भी दोनों में बटेगी। तो मेरे पास आपसे डबल पैसा है और मैं ये पैसा 2 लोगों में बांटने वाला हूं। तो आपका पैसा मुझसे कम था, पर दोनों में बांटने के बाद हो सकता है मेरे पास किसी एक के पास आपसे कम बचे। तो अब डिसाइड करना मुश्किल काम हो गया। अब कुछ और तरीका होगा। खैर, मैं तरीका आपको सिखा देता हूं, करना कैसे करना आपको है। सुनो जी, क्या कहता हूं, मैं सब पे विभव ज्ञात कर लेता हूं। इस पे विभव V1 और इन दोनों पे मिलाकर विभव V12, दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। तो मैं क्या बोलूं, V1 अपॉन V12 श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान प्रतिरोध के समानुपाती पर अंकी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या बोलूंगा, P0 23 तो था, 12 थोड़ी था। और ये यहां पे P0 1, P0 23 की वैल्यू इन दोनों की मिलाकर 2 और 3 की मिलाकर 120 और उस बेचारे की 60, कितना आ जाएगा, 2:1। V1 का, तो यहां पे V1 की वैल्यू हो जाएगी, V1 का रेशियो अनुपात 2, अनुपातों का योग 3 गुणा कुल विभव 110, यानी कि 220/3 वोल्ट। यस, एक बात, अब V12 नहीं, V23 है। ये कौन है, V23 की वैल्यू निकालो। V23 का अनुपात कितना है, 1, अनुपातों का योग 3 गुणा कुल विभव 110 वोल्ट, यानी कि 110/3 वोल्ट। यस, विभव आ गए। अब सबकी शक्ति निकालो। शक्ति P1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V0 का होल स्क्वायर इंटू P01, 220/3 गुणा, नीचे V0 है, V0 की वैल्यू 220 का होल स्क्वायर इंटू P01 60 वॉट। 220 से 220 कट गया, नीचे बचा 3 का स्क्वायर 9, 60/9 यानी कि 20/3 वॉट। पहले बल्ब की शक्ति आ गई, दूसरे की निकालो, P2। देखो जी, ये बात ध्यान रहे, जितना विभव V1 उतना ही विभव V2 उतना ही दोनों का कुल विभव, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है ना। तो मैंने लिखा V2 अपॉन V0 का होल स्क्वायर इंटू P02, V2 की वैल्यू ये रही 110/3 गुणा 220 का होल स्क्वायर इंटू P02 80 वॉट। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। इससे इसको काटा 2 गुणा 3 6, तो ऊपर 80, नीचे 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटा तो ऊपर 20 और नीचे 9 वॉट। P3 मतलब इस तीसरे वाले पे शक्ति, इसके लिए भी V3/V0 का होल स्क्वायर गुणा P03 इक्वल्स टू 110/3 गुणा 220 का होल स्क्वायर गुणा 40। हाँ है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 10/9 वॉट, जिसको आप लिख सकते हैं 20/9 वॉट, 20/18, 20/18 वॉट। यस, तो देखना P1, P2, P3 की वैल्यूज क्या है, 20/3
20/9 और 20/18। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सबसे कम वैल्यू हुई, उससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, यानी कि P1 की तीव्रता P2 से अधिक और P2 की तीव्रता P3 से अधिक। ऐसा मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इस क्वेश्चन में ऐसा पता चल रहा था, पर अगले क्वेश्चन में ऐसा पता नहीं चल रहा। कैसे, करके देखेंगे। इसमें भी वही याद करना है। पहली बात तुल्य शक्ति, दूसरी बात वास्तविक शक्ति, परिपथ की तुल्य वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, कुल वास्तविक शक्ति, और नंबर 3 तीव्रताओं के घटते क्रम में लिखो। तीव्रताओं का घटता क्रम मतलब वास्तविक, प्रत्येक बल पर वास्तविक शक्ति व्यय के घटते क्रम में लिख दो। जिसकी जितनी अधिक शक्ति व्यय हुई है उतनी अधिक वो चमक रहा है। हाँ या ना? सुनो जरा, सुनो जी। तुल्य शक्ति, ये दोनों तो समांतर क्रम में है, तो P0 23 की वैल्यू तो 40 + 20 यानी कि 60 वाट हो ही गई, और वो 120 वाट है। तो आप तुल्य शक्ति 1/P0 इक्वल्स टू लिखेंगे 1/P01 प्लस 1/P023, यानी कि 1/120 प्लस 1/60 यानी कि 3/120, यानी कि 1/40, यानी कि परिपथ की तुल्य शक्ति हो गई 40 वाट। यस। फिर वास्तविक शक्ति वह P इक्वल्स टू V/V0 का होल स्क्वायर इंटू P0। यस, यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है तो इसको मैं 165 मान लेता हूँ, 165 वोल्ट मान लेता हूँ। नहीं, प्रश्न में दिया ही होगा, मैं देना भूल गया था। राइट, सुनिए, P इक्वल्स टू 165/220 का होल स्क्वायर गुणा 40। P इक्वल्स टू 55 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 40। 8 से काटे तो यहाँ 2 और यहाँ 5, तो P इक्वल्स टू 45/2 यानी कि 22.5 वाट। ये वास्तविक शक्ति व्यय हुआ, कुल वास्तविक शक्ति व्यय। ठीक है जी। अब घटती तीव्रताओं के रूप में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका विभव V1 और इसका विभव V23, इस पे V2, इस पे V3, और दोनों में मिला के V23, वो भी V1 और V2 के बराबर, वो निकाल लेते हैं। तो V1/V23 इक्वल्स टू P023/P01, अंकित शक्तियों के व्युत्क्रमानुपाती। यस, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव प्रतिरोध के समानुपाती होता है, क्योंकि धारा तो नियत होती है, और प्रतिरोध शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो विभव अंकित शक्तियों के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। लिखो, P023 की वैल्यू 60, P01 की वैल्यू 120, यानी कि 1:2। यस, ये एक और तरीका बताऊं, इतना भी क्यों करूं, चलो अब कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहे। चलो, तो V1 आपके पास आ जाएगा, V1 का मान 1, अनुपातों का योग 3 गुणा 165, भाई 1 अनुपातों का योग गुणा कुल विभव कितना 165, तो इसको 55 से 55 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 55 वोल्ट। तो V23 की वैल्यू 2 बटे अनुपातों का योग 3 गुणा 165, इससे इसको काटा 55, 55 को 2 से गुणा किया 110 वोल्ट। अब निकालो जी आंसर। P1 पहले बल पे शक्ति व्यय V1/V0 का होल स्क्वायर इंटू P01, यानी के V1 55 बटे V0 220 का होल स्क्वायर इंटू P01 120। हाँ जी,
55 से आपने 120 को काटा, आया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास आ गया P1 बराबर 120/16। आप 4 से काट लो तो ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 4, 15/2 यानी कि 7.5 वॉट। बोलिए, बात क्लियर है? 7.5 वॉट शक्ति आई पहले बल्ब की, राइट? ओके, अब P2 निकालो, V2/V0 का होल स्क्वायर इंटू P02। V2 की वैल्यू आई थी अभी, ये V23 के बराबर, V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V23 इक्वल्स टू 110 वोल्ट। हाँ जी, 110/220 का होल स्क्वायर इंटू 20। हाँ जी, लिखो साहब, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 20/4 यानी कि 5 वॉट। ये P2 आ गया। अब P3 निकालना जी। हाँ साहब, लिखो V3/V0 का होल स्क्वायर इंटू P03। V3 की वैल्यू भी 110, V0 220 का होल स्क्वायर, P03 की वैल्यू P03 40। हाँ जी, बोलो साहब, इससे इसको काटा, 2 का स्क्वायर 4, तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/4 यानी कि 10 वॉट। सबसे ज्यादा शक्ति किसमें व्यय हो रही है, P3 में। उससे कम किसमें हो रही है, P1 में। फिर सबसे कम किसमें हो रही है, P2 में। तो ये तीव्रताओं का क्रम हो गया, क्योंकि ये था 10 वॉट, ये था 7.5 वॉट और ये था 5 वॉट। तो तीव्रताओं का घटता क्रम वही होगा जो शक्तियों का घटता क्रम होगा। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। तो कुल मिला के इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और आपको शीट में मिलेंगे, तब मैं और सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, राइट? नहीं, एक टॉपिक बच रहा है, फ्यूज वायर। एक टॉपिक लास्ट बच रहा है, आपके घर में जो परिपथ होते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर क्रम में। सारी विद्युत युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। सारी विद्युत युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। आपके घर में जितनी भी विद्युत युक्तियां हैं, बल्ब B1, बल्ब B2, कोई टीवी, कोई फैन, सब किससे में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में किससे जुड़े होते हैं, सप्लाई से। ठीक है जी। अब अगर बाय चांस वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं विभव वोल्टता उच्चावचन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन यानी कि वोल्टेज हाई या कम हो, तो कम होने में तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया तो सब पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। सब पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सब में जाने वाली करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और सब में जाने वाली करंट अगर इंक्रीज हो गई तो ये सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे, सारे के सारे खराब हो जाएंगे। हाँ या ना? तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ये ए, ये बी, ए और बी के बीच में तो लगा रहे हैं सप्लाई, और यहां पे साथ में लगाया जा रहा है एक फ्यूज वायर। ये है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर की खास बात क्या होती है, कुछ कुछ खास बातें होती हैं। नंबर 1, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अत्यल्प होता है। नंबर 2, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। आप प्रतिरोध इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो L/A।
क्या किया गया, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक कर दिया गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर दिया गया, यानी कि इसका प्रतिरोध, इस फ्यूज वायर का प्रतिरोध, एक सिर्फ तार ही तो होता है, अत्यधिक प्रतिरोध होता है इसका, बहुत अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। ठीक है जी। अब सारी की सारी धारा जो भी प्रवाहित होती है वो इसी से के थ्रू के प्रवाहित होती है। यस, अगर सभी वियुक्तियों में, यानी कि ये एक निश्चित धारा को प्रवाहित करने के लिए बनाया जाता है, राइट। अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो प्रत्येक विद्युत युक्ति में धारा का मान बढ़ेगा, और प्रत्येक विद्युत युक्ति में धारा का मान बढ़ेगा तो यहां से जाने वाली, तो सप्लाई से जाने वाली धारा अत्यधिक बढ़ेगी। यस, और अगर धारा का मान बहुत अधिक बढ़ गया यहां से जाने वाली, तो आपने क्या कहा, धारा बढ़ गई, प्रतिरोध पहले से बहुत अधिक है, तो इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, I²RT, या ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कितनी, I²R, जो कि शक्ति के बराबर है, वो बहुत बहुत अधिक हो जाएगी। तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फ्यूज वायर की तीसरी खास बात, इसका गलनांक निम्न होता है, गलनांक अल्प होता है, यानी कि गर्म होकर ये गल जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा। और गर्म होकर पिघल गया तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया, और सभी सर्किट्स में, सभी विद्युत युक्तियों में जाने वाली धारा रुक गई। बोलो हाँ या ना, समझे। फिर से समझाता हूं। फ्यूज वायर विशेष पदार्थ का बनाया गया है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तो अत्यधिक है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अत्यल्प है, जिस वजह से इसका प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। अत्यधिक प्रतिरोध है, अगर किसी समय वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से विभव ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा हो जाए, वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो सब में जाने वाली धारा का मान बढ़ेगा, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत अधिक बढ़ेगा। धारा बढ़ गई, प्रतिरोध बढ़ गया, तो इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान बढ़ गया। ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी तो ये गर्म होगा, गर्म होकर गल जाएगा क्योंकि इसका गलनांक अल्प है, और ये पूरे परिपथ को बचा लेगा। बोली बात क्लियर है क्या। यानी कि फ्यूज वायर जो है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज वायर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये इस फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। वैसे तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर भी अगर कुछ बचा होगा तो मैं बीच में कोई एक छोटा सा लेक्चर लेके उसको कंप्लीट करा दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा हो चुका है, आपने इसको सारी डीपीपीज मिली हैं, आप एक एक करके सारी डीपीपीज को सॉल्व करते जाएं, मुझे डाउट्स भेजते जाएं। मैं अब एक दो दिन में पहली 5 डीपीपीज सॉल्व कराऊंगा, तो अपनी 5 डीपीपीज के डाउट्स आप लिखकर मुझे भेज दें, जिससे कि मैं आपको डीपीपीज सॉल्व करवा दूं। बोलिए बात क्लियर है। यस, तब अब ठीक है, लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।